जय हिंद, जय भारत। एक शाम देश की आजादी के नाम। आज हमारे भारतवर्ष का 77वां स्वतंत्रता दिवस हम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, किंतु आज के इस दिन के लिए कितने असंख्य लोगों का योगदान है जो कि अनगिनत है, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं हैं। जिस तरीके से देश को आजादी दिलाने में महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बहुत से अनेक पुरुषों का योगदान रहा, उसी तरीके से देश की महिलाएं भी कभी पीछे नहीं हटी। देश की कई बहादुर महिला स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी आखिरी सांस तक ब्रिटिश हुकूमत का सामना किया और डटकर मैदान में खड़ी रही थी। हालांकि उस समय मैदान में आकर के ब्रिटिश हुकूमत के सामने आजादी की लड़ाई लड़ना महिलाओं के लिए आसान बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इसके लिए उन्हें कई सामाजिक बेड़ियों को तोड़ना पड़ता था। कुछ महिलाओं को अपने समाज से बहिष्कृत तक कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी हार नहीं मानी और अपनी आखिरी सांस तक देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। किंतु अफसोस की बात है, आज हम 21वीं सदी में प्रवेश करने के पश्चात भी बहुत सारी उन महिलाओं के चेहरों तो भूल जाइए, नाम तक नहीं पहचानते, जिन्होंने आज का दिन हमें हर्षोल्लास से मनाने के लिए अपना कितना अद्भुत, अतुलनीय योगदान दिया है। हमारा हिंदुस्तान प्राचीन काल से सोने की चिड़िया था, और सोने की चिड़िया के नाम से संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध था। और होता भी कैसे नहीं, क्योंकि संपूर्ण संसाधन हिंदुस्तान में उपलब्ध थे, और हिंदुस्तान अकूत संपदा का भंडार था, जिसमें विश्व की सभी तरफ से लोगों की नजरें थीं। इसी प्रस्ताव के आधार पर अंग्रेज हिंदुस्तान में व्यापार करने के उद्देश्य से आए, और यहाँ पर आकर के उन्हें अपना व्यापार विस्तार किया, और 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना व्यापार की दिशा में हिंदुस्तान में कर दी, और धीमे धीमे हम भारतीयों को गुलाम बना लिया। इसी तरीके से 1857 में एक क्रांति हुई जो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ थी, और जिन्हें ब्रिटिश साम्राज्य की दास्ता स्वीकार्य नहीं थी, और इस ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सबसे पहला विद्रोह मंगल पांडे जी ने किया, जिसमें संपूर्ण हिंदुस्तान के राजा, महाराजा और सभी लोगों ने मिलकर के इसकी योजना बनाई थी। किंतु समय से पहले इसकी शुरुआत कर देने की वजह से यह विद्रोह विफल हो गया, जो कि सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। हालांकि अंग्रेजों द्वारा यह विद्रोह दबा दिया गया, और ब्रिटिश सरकार ने सीधे तौर पर हिंदुस्तान को गुलाम बना लिया और भारतीय साम्राज्य का प्रशासन स्वयं संभाल लिया। हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों में जकड़ चुका था। एक तरफ अंग्रेजी राज्य की स्थापना थी, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तानियों के दिल में गुलामी की जड़ें इतनी गहरी जम चुकी थी कि उसको उखाड़ फेंकने के लिए वो पूरी तरीके से व्याकुल थे, जिसमें ना तो कोई जाति थी, ना कोई धर्म था, सब एक धर्म थे। हिंदुस्तानी सबका एक धर्म था, और सबका एक ही उद्देश्य था कि हमें अंग्रेजों की दास्ता से अपने देश को मुक्ति दिलानी है, जिसमें ना तो कोई बच्चा था, ना कोई बड़ा था, ना ही कोई उसमें महिला थी, ना कोई पुरुष थे। संपूर्ण एक स्वयं हिंदुस्तानी, और एक उद्देश्य, एक संकल्प था कि हमें अपने देश को आजादी दिलानी है, और इन अंग्रेजों को अपने देश से हमें बाहर का रास्ता दिखाना है। असंख्य योगदान, असंख्य क्रांतिकारी, असंख्य लोगों का सहयोग, असंख्य लोगों का योगदान, सबके नाम तो यहाँ नहीं लिए जा सकते, लेकिन जो मुख्य नाम थे उनमें से एक हैं बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, चंद्रशेखर आजाद, दादा भाई नौरोजी, तात्या टोपे, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अशफाकुल्ला खान, नाना साहिब, सुखदेव, कुंवर सिंह, मंगल पांडे, वीडी सावरकर, एनी बेसेंट, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कस्तूरबा गांधी, कमला नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली, मैडम बीकाजी कामा, सुचेता कृपलानी, कित्तूर चेन्नम्मा, सावित्रीबाई फूले, उषा मेहता, लक्ष्मी सहगल, डॉक्टर बी राम अम्बेडकर, रानी गेंडुलली, पिंगाली वेंकैया, वेंकट खान, चेतराम जाटव, बहादुर शाह जफर, राजेंद्र लहरी, सचिंद्र बख्शी, रोशन सिंह, जोगेश चंद्र चटर्जी, बाघा जतीन, करतार सिंह साराभाई, बासावन सिंह, सेनापति बागत, तिरुपति कुमरन, प्रभापति गिरी, अल्लूरी सीताराम राजू, प्रफुल्ला चाकी, और
असंख्य ऐसे नाम, अनगिनत नाम जिनको यहाँ पर अभी नहीं लिया जा सकता है, और असंख्य ऐसी महिलाओं का योगदान जो कि अकल्पनीय है कि उस युग में, उस उम्र में, उस कम उम्र में किस तरीके से महिलाओं ने देश को आजाद कराने में अपना योगदान दिया। हालांकि उनको बहुत सारी ऐसी बेड़ियों को पार करना पड़ा, बहुत सारी ऐसी सामाजिक पारिवारिक बेड़ियों को पार करना पड़ा देश को आजाद दिलाने के लिए, जो आज के दौर पर नामुमकिन सा महसूस होता है। ये एक काला इतिहास का अध्याय था कि हिंदुस्तान गुलाम बन चुका था अंग्रेजों द्वारा, किंतु कहीं ना कहीं ये पीड़ा हिंदुस्तान के हर वर्ग को हो रही थी, स्त्री पुरुष सभी को हो रही थी। आज मैंने ये विषय इसलिए चुना, और उसमें खास तौर पर महिलाओं के योगदान पर, क्योंकि कहीं ना कहीं आज ये कमी है हमारे परिवेश में कि लोग इनके नाम भूल चुके हैं। चेहरा पहचानने की तो बात ही भूल जाइए। तो किसी ना किसी तरीके से ऐसा लगता है कि जो उनका योगदान था वो बेकार सा कुछ हो गया। हाँ, आजादी तो हमें मिली, किंतु यदि आज हम उनके नाम भी नहीं जानते, हम आज उनके चेहरे भी नहीं पहचानते और अपनी अपनी दुनिया में पूरी तरीके से हम खो चुके हैं, तो यह बहुत ही गंभीर विषय है और हमें इनके विषय में जानना चाहिए। तो उसी तरीके से उस वक्त किसी ने भी यह नहीं सोचा, महिला हो या पुरुष हो, कि हमें एक आराम का और सुकून का जीवन बिताना चाहिए। महिलाएं चाहती तो घर में बैठ सकती थी, किंतु उन्होंने ये कठिन रास्ता चुना, चाहे वो रानियां रही हो, राजकुमारियां रही हो, या किसी बहुत बड़े घराने की बेटियां रही हो, या किसी बहुत ही गरीब की बेटी हो, या किसान की बेटी हो। हर किसी ने देश को आजादी दिलाने में अतुलनीय और अपनी आखिरी सांसों तक का योगदान दिया। सबके नाम तो यहाँ नहीं लिए जा सकते क्योंकि वह असंख्य हैं और अनगिनत है, किंतु हम सभी को खोजने की आवश्यकता है। तो जरूर हर प्रांत से, देश के हर कोने से, हर गांव से कोई ना कोई नाम निकल करके बाहर आएगा। इन्हीं में से हैं जो प्रमुख नाम है: झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू जी, बेगम हजरत महल, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, मैडम भिकाजी कामा के नाम से मशहूर, एंड कित्तूर चेन्नम्मा, सुचिता कृपलानी, कस्तूरबा गांधी जी, सावित्रीबाई फूले, कमला नेहरू जी, उसके बाद में उषा मेहता, उदा देवी, मूलमती, उम्बाई कुदापुर। इस तरीके से असंख्य इतने नाम हैं जो कहीं ना कहीं एक नाम लेंगे तो दूसरा नाम हम भूल जाएंगे। किंतु अगर हम गहराई से कुछ नामों को भी उठाएंगे, प्रमुख नामों को, और उनके योगदान की तरफ जाने की कोशिश करेंगे कि किस क्षेत्र से, किस प्रांत से, देश के किस कोने से, तब हम इनके संपूर्ण योगदान को पूरे तरीके से समझ पाएंगे। और आजादी के उत्सव के लिए यह एक अतुलनीय, कहीं ना कहीं से आपकी तरफ से सहयोग है और योगदान है कि हम उतना समय निकाल करके उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं जिनके योगदान की वजह से आज हम आजादी की हवा में सांस ले पा रहे हैं। मेरे जहन में जो सबसे पहला नाम आया त्याग की मूर्ति का, महारानी लक्ष्मीबाई। महारानी लक्ष्मीबाई का असली नाम मणिकर्णिका था। बचपन में उन्हें प्यार से लोग मनु कह के बुलाते थे। इनका जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को मराठी परिवार में हुआ था। वो बहुत ही देशभक्ति, बहादुरी और सम्मान का प्रतीक हैं। और इनके पिता मोरोपंत तांबे मराठा बाजीराव की सेना में थे, और इनकी माताजी एक बहुत ही विद्वान महिला थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही उन्हें शस्त्र चलाने, घुड़सवारी करने और युद्ध कला सीखने में बीता। उन्होंने ये शिक्षा बचपन से ही प्राप्त की, किंतु उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हो गया। गंगाधर राव जी की आकस्मिक मृत्यु हुई और कम उम्र में ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई विधवा बन गई। अब इनकी अंग्रेजों से लड़ाई का मेन उद्देश्य यह भी बना कि इनका एक दत्तक पुत्र था, क्योंकि इनके स्वयं की कोई संतान नहीं थी राजा और रानी के। इन्होंने एक पुत्र को गोद लिया, और वो ये चाहती थी कि अंग्रेज सरकार उसे उत्तराधिकारी झांसी का माने। किंतु उस समय उत्तराधिकार का सिद्धांत आ चुका था हिंदुस्तान में, और दत्तक पुत्र को वो किसी तरीके से गद्दी पे बिठाने के लिए तैयार नहीं थे। और झांसी की रानी का एक सपना था कि मेरी झांसी मैं किसी को नहीं दूंगी। हम लोग भी बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो उस कम उम्र में सिर्फ अपने दत्तक पुत्र के साथ में किस तरीके से उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, किस तरीके से उन्होंने उनसे युद्ध किया, और किस तरीके से उनके जीवन का अंत हुआ, यह एक इतना ज्यादा साहसिक और प्रेरणादायक हमारे सामने एक अध्याय है इतिहास का कि जिसे हम सभी को जानना चाहिए। क्योंकि अंग्रेजों ने उनकी बात नहीं मानी और वे युद्ध में मोर्चा लेने के लिए अंग्रेजों के साथ तैयार हो गई और अपने दत्तक पुत्र को भी अपने साथ में लेकर के गई। और
युद्ध करते करते जब उन्हें लगा कि अब मैं नहीं बचूंगी, तो उनके अपने अंतिम शब्द थे अपने लोगों से कि अंग्रेजों को मेरा शरीर मिलना नहीं चाहिए, और इस तरीके से करके उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन जब तक वो जीवित रहीं, उन्होंने अपनी झांसी में अंग्रेजों को प्रवेश नहीं करने दिया। इस तरीके का साहस, इस तरीके की समर्पण आप कहिए देश के लिए, उस जमाने में महिलाओं के अंदर होना और आज के समय में आकर के धीमे धीमे उनके नाम का खोते जाना, ये बहुत ही दुख की बात है। तो हमें इन सबके जीवन से प्रेरणा भी लेनी चाहिए, और जब हम आजादी का उत्सव मनाएं तो हमें इन नामों को, इन अध्यायों का स्मरण भी करना चाहिए और उनके जीवन के विषय में हमें जानने की कोशिश भी करनी चाहिए। पूर्ण रूप से हमारा देश जो आज आजादी की सांसें ले रहा है, इस तरीके के अनगिनत कथाओं के आधार पर है। स्वतंत्रता सेनानी भी और कवयित्री भी सरोजिनी नायडू जी, जो कि महान स्वतंत्रता सेनानी थी और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने बहुत ही सक्रिय भूमिका अदा की थी, और महज 12 साल की उम्र से इन्होंने कविताएं लिखने की शुरुआत कर दी थी और मद्रास यूनिवर्सिटी में मैट्रिक परीक्षा में टॉप किया था। इन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी बहुत संघर्ष किया था। वह भारत की ऐसी पहले महिला थी जो कि राज्यपाल बनी थी, और 16 साल की उम्र में सरोजिनी नायडू जी हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड चली गई थी। वहां उन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन और गिल्टन कॉलेज में पढ़ाई करी, और उनकी शादी डॉक्टर गोविंद राजालू नायडू से 19 साल की उम्र में हुई। पहली बार सरोजिनी नायडू जी महात्मा गांधी से 1914 में मिली, और तभी से उनके दिल में एक बात हो गई थी कि मुझे देश के लिए कुछ करना है और देश पर मैं मर मिटूंगी। 1925 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। 1928 में उन्हें केसरी हिंद से सम्मानित किया गया, और यह मेडल उन्हें दिया गया जब भारत में जगह जगह प्लेग की महामारी हो गई थी। तब उन्होंने बहुत ही अद्भुत योगदान अपना दिया था। और किंतु 2 मार्च 1949 को लखनऊ में उनका हार्ट अटैक हो गया था, और जिससे उनका निधन हो गया। किंतु उनका जो अतुलनीय योगदान है वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, और कभी भी हम आजादी में उनके दिए हुए महत्वपूर्ण योगदान को भूल नहीं सकते। और आज की पीढ़ी में सभी बच्चों को, सभी लोगों को इनके विषय में जानना बहुत आवश्यक है कि किस तरीके से इन लोगों ने अपनी अद्भुत भूमिका निभाई देश को आजादी दिलाने में। हिंदुस्तान हमेशा से योद्धाओं की भूमि रही है। देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी दिलाने के लिए पुरुष से लेकर के महिला सभी ने अपना योगदान दिया था, और उन्हीं में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीरांगना है बेगम हजरत महल जी, जिन्होंने 1857 में हुई आजादी की पहली लड़ाई में अपना बेहतरीन संगठन शक्ति और बहादुरी से अंग्रेजी हुकूमतों को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। अवध के शासक वाजिद अली शाह की पहली बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में कूदने वाली महिला थी। इनका जन्म अवध प्रांत के फैजाबाद जिले के एक छोटे से गांव में बेहद गरीब परिवार में हुआ था। बचपन में जैसा तैसे उनकी दयनीय हालत थी तो किसी तरीके से व्यतीत किया, किंतु बाद में जब इनका विवाह नवाब साहब से हो गया तो ये बेगम हजरत महल बनी, और इनकी जिंदगी में जितने संघर्ष थे उसकी खुशहाली नवाब की बेगम बनने के बाद आई। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई, क्योंकि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम अपना रूप ले रहा था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अवध राज्य पर कब्जा करना चाहते थे, और बेगम हजरत महल बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उनके अवध राज्य पर अंग्रेजों का कब्जा हो। हालांकि नवाब जी नहीं रहे, और उनका नाबालिग जो बेटा था बिरजिस कादर, उसको राजगद्दी पर बिठा करके महारानी जी ने अवध राज्य की सत्ता संभाली। किंतु 7 जुलाई 1857 को उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रणभूमि में उतरना ही पड़ा। यहाँ की वे एक बहुत ही कुशल रणनीतिकार थी। उनके अंदर एक सैन्य और युद्ध कौशल सभी गुण विद्यमान थे। उन्होंने अंग्रेजों के चंगुल से अपने राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजी सेना से वीरता के साथ डटकर मुकाबला किया। उन्होंने बहुत अच्छा अपने एक सैनिक दल तैयार किया था। किसी तरीके का भेदभाव उन्होंने जाति के और धर्म के रूप में नहीं रखा था, सभी के साथ समान व्यवहार दिया। एक तरीके से उन्होंने अपने राज्य को अंग्रेजों से मुक्त करा भी लिया जब शुरुआत में विद्रोह हुआ, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। और बेगम हजरत महल के कुशल नेतृत्व में उनकी सेना ने लखनऊ के पास में चिन्हट, दिलकुशा में हुई लड़ाई में अंग्रेजों के छक्के भी छुड़ाए, और लखनऊ में हुए इस विद्रोह में साहसी बेगम हजरत महल ने अवध प्रांत के गोडा, फैजाबाद, सलोन, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच कई क्षेत्रों को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया था, और लखनऊ में फिर से अपना कब्जा जमा लिया था।
यदि हम इतिहासकारों की बात माने तो अंग्रेजों के खिलाफ हुई इस लड़ाई में बेगम हजरत महल का कई राजाओं ने साथ दिया था, जिनमें से मुख्य नाम है राजा जयलाल सिंह, राजा मान सिंह। इन लोगों ने इस लड़ाई में बेगम हजरत महल का साथ दिया था और स्वयं इस लड़ाई में हजरत महल ने हाथी पर सवार होकर के अपनी सेना का कुशल नेतृत्व भी किया था। इस भयानक युद्ध के कारण अंग्रेजों को लखनऊ रेजिडेंसी में छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा था। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने ज्यादा सेना और ज्यादा हथियारों के बल पर एक बार फिर से लखनऊ पर आक्रमण कर दिया और लखनऊ और अवध के ज्यादातर हिस्से में अपना अधिकार जमा लिया, जिसके चलते बेगम हजरत महल को पीछे हटना पड़ा और महल छोड़ करके जाना पड़ा। किंतु हार के बाद में भी वो अंग्रेजों को छिप करके टक्कर देती रही। वो गांव-गांव और जगह-जगह लोगों के साथ मिल करके, इसी दौरान उन्हें नाना साहब से मुलाकात हुई, फैजाबाद के मौलवी के साथ मिलकर शाहजहांपुर में भी आक्रमण किया, गोरिल्ला युद्ध नीति अपनाई और अंग्रेजों को बीच-बीच में उन्होंने नाको चने उनको मुश्किलों का ऐसा करवाया। और बेगम हजरत महल ने सबसे पहले अंग्रेजों पर मुस्लिमों और हिंदुओं के धर्म में फूट और नफरत पैदा करने का आरोप भी लगाया था, क्योंकि ब्रिटिश आए ही थे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के हिसाब से हिंदुस्तान में। किंतु अंत में जब कुछ भी नहीं पड़ा तो किसी न किसी तरीके से उन्हें नेपाल में शरण लेनी पड़ी और इसी लड़ाई के दौरान महाराणा अहमद शाह की हत्या कर दी गई और वो बिल्कुल महल में अकेली पड़ गई, जिसकी वजह से उनके पास में अवध छोड़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता बचा ही नहीं था। और उनको यह था कि मैं अंग्रेजों के हाथ बिल्कुल भी नहीं लगूं, क्योंकि हालात बहुत ही बिगड़ चुके थे। और इधर अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को भी कैद करके रंगून भेज दिया था। इसलिए इसके बाद हजरत महल नहीं चाहती थी कि वो अंग्रेजों की बंदी बनी, तो वो अपने बेटे के साथ नेपाल चली गई। नेपाल के राजा राणा जंग बहादुर भी उनके साहस और स्वाभिमान से काफी प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने बेगम हजरत महल को नेपाल में शरण दी। यहाँ पर वो अपने बेटे के साथ एक साधारण महिला की तरह जीवन व्यतीत करने लगी और यहीं पे 1879 में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली और काठमांडू के जामा मस्जिद में बेगम हजरत महल के शव को दफना दिया गया। कितनी अच्छी बात है कि उस वक्त ना तो कोई धर्म था, ना कोई जाति थी। अगर सबके अंदर एक जज्बा था तो वो ये था कि हमें हिंदुस्तान को आजाद कराना है। किंतु आज हालात कहीं ना कहीं बहुत कुछ परिवर्तित हो चुके हैं। रानी चेन्नम्मा कर्नाटक के कित्तूर प्रांत की शासिका थी और ये बहुत ही साहसी वीरांगना थी। डलहौजी का जो सिद्धांत आया था उस वक्त हड़प नीति का, उसके तहत भारत के अनेक राज्य उसने अपने अधीन कर लिए थे और इसी से अपने राज्य को बचाने के लिए रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया था। किंतु दुर्भाग्यवश रानी चेन्नम्मा भी अंग्रेजों से पराजित हो गई थी। उन्हें अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिया गया था और अंग्रेजों के कैद में इस महान वीरांगना ने जीवन की अंतिम सांस ली। ये अफसोस की बात थी कि वह अंग्रेजों की कैद में आई। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों को डटकर सामना करने वाले शासकों में इनका नाम गर्व से लिया जाता है और कर्नाटक की शासिका रानी चेन्नम्मा के साहस की गाथा आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। रानी चेन्नम्मा का साहस और पराक्रम हम सभी भारतीयों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। किंतु ये निश्चित तौर पे मैं कह सकती हूँ कि अनगिनत लोग ऐसे होंगे हिंदुस्तान में जो आज भी इनके नाम से परिचित नहीं होंगे। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है, इन नामों से आप लोगों को परिचित कराना और इनके योगदान और बलिदान से प्रेरणा लेना और अपने जीवन को इसी प्रेरणा के आधार पे एक अच्छी दिशा की ओर ले जाना कि आज ये जो आजाद हिंदुस्तान में हम सांस ले रहे हैं तो हमें इसकी कीमत समझनी है और इसकी कीमत को समझते हुए हम जो भी अपना योगदान दे सकते हैं देश की शांति और व्यवस्था के लिए और उसके उत्थान के लिए, वह हम देने की कोशिश करें। अरुणा आसिफ अली जी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। इनका पूर्व का नाम, जन्म का नाम अरुणा गांगुली था और इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। इनका जन्म 16 जुलाई 1909 को कालका पंजाब में हुआ था और इनके पिता का नाम उपेंद्रनाथ गांगुली था। इनके पिताजी एक होटल के व्यवसायी थे। इनकी माता का नाम अंबालिका देवी था और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य थी। अरुणा आसिफ अली जी ने 1942 को में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत ही प्रमुख योगदान दिया था। इस भूमिका के लिए उनको जाना जाता है और 1992 में उन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। फिर 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब ये अरुणा गांगुली अरुणा आसिफ अली कैसे बनी, क्योंकि उन्होंने 1928 में आसिफ अली से शादी करी और 1958 में वो दिल्ली की पहली मेयर चुनी गई और इनका 29 जुलाई 1996 को
87 वर्ष की आयु में निधन हो गया था और इनको भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इनके योगदान को जाना जाता है। महाराष्ट्र के सतारा जिले के नया गांव में एक दलित परिवार में 3 जनवरी 1831 को एक कन्या का जन्म हुआ जिनका नाम था सावित्रीबाई फुले, जो भारत की पहली महिला शिक्षिका थी और पहली महिला प्रिंसिपल थी। और इनका विवाह बहुत ही कम उम्र में 9 साल की उम्र में हो गया था। हालांकि ये पहली एक ऐसी महिला थी जो शिक्षक होने के नाते साथ साथ ही भारत के नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता थी, समाज सुधारक थी और मराठी कवियत्री भी थी। हालांकि इन्हें बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए समाज का कड़ा विरोध झेलना पड़ा था। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि जब समाज के ठेकेदारों ने, जो कि पुरुष प्रधान थे, इन्हें उनसे पत्थर भी खाने पड़ते थे। आजादी के पहले तक भारत में महिलाओं की गिनती बहुत ही दोयम दर्जे में होती थी। आज की तरह उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था। वही अगर बात 18वीं सदी की करें तो उस समय महिलाओं का स्कूल जाना भी पाप समझा जाता था। ऐसे समय में सावित्रीबाई फुले जो ने कर दिखाया वो साधारण उपलब्धि बिल्कुल भी नहीं है। और जब वे स्कूल पढ़ने जाती थी तो लोग उन पर पत्थर फेंकते थे। इसके बावजूद भी वे अपने लक्ष्य से कभी भी नहीं भटकी और लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा का हक दिलाया। उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत भी माना जाता है। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले अपने पति समाज सेवी महात्मा ज्योतिबाई फुले के साथ मिलकर के 1848 में उन्होंने बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना भी की थी। और इनका हर एक कदम रहता था कि किस तरीके से महिलाओं को शिक्षित कर सकें, किस तरीके से ये दूसरी लड़कियों को वो अधिकार दिला सकें जो कि वह स्वयं भी पाना चाहती थी। हालांकि समाज का कार्य था इनका विरोध करना, जो कि लोगों ने इनके ऊपर किया, किंतु और जब भी ये निकलती थी तो समाज के जो ठेकेदार थे उन पर गंदगी फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे। तो इन्होंने अपनी एक आदत बना ली थी कि वो अपने बैग में एक जोड़ी कपड़ा, एक साड़ी ले करके चलती थी ताकि स्कूल पहुंच करके वे अपने कपड़े बदल लें। तो आज से 1 सदी पहले जब लड़कियों की शिक्षा एक अभिशाप मानी जाती थी, उस दौरान इन्होंने महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे में पहला बालिका विद्यालय खोला। तो पूरे देश में एक नई पहल की शुरुआत हुई। शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। इनका हक था महिलाओं को शिक्षा दिलाना और ये इनका लक्ष्य था, वह इन्होंने किया। बहुत सी महिलाएं थीं जिनके लिए कोई आश्रय नहीं था। कुछ विधवा महिलाएं थी जिनके लिए कोई आश्रय नहीं था। उन्होंने 1854 में उनके लिए एक आश्रय खोला और वर्षों के निरंतर सुधार के बाद 1864 में इस बड़े आश्रय को बदलने में सफल रही। इस तरीके से निराश्रित महिलाओं को उन्होंने आश्रय दिया, अशिक्षित महिलाओं को उन्होंने शिक्षित किया और जिस तरीके संस्थान ये खोल सकती थी इन्होंने खोला। और खुद भी जब एक बार ऐसा हुआ कि इनके पति ज्योतिराव का निधन हो गया 1890 में, उस समय इन्होंने सभी सामाजिक मानदंडों को पीछे छोड़ते हुए अपने पति का अंतिम संस्कार स्वयं किया और चिता को अग्नि भी स्वयं दी। बिल्कुल अकल्पनीय। इसके करीब 7 साल बाद 1897 में पूरे महाराष्ट्र में प्लेग की बीमारी फैली तो प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद करने के दौरान ये निकल पड़ी और इसी दौरान ये स्वयं भी प्लेग का शिकार हो गई और 10 मार्च 1897 को उन्होंने अंतिम सांस ली। अब इस छोटी सी कहानी को जो मैंने बताया है, यदि आप इस पे मंथन करेंगे तो आप सोचेंगे कि समाज की रूपरेखा क्या थी और इनके उद्देश्य, इनके जीवन के जो संघर्ष की कहानी है वो क्या थी। किंतु इन्होंने अपने लक्ष्य को जो पाना था उसका निर्धारण किया और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की और समाज की तरफ बिल्कुल भी पलट करके नहीं देखा, किसी की भी कोई परवाह नहीं करी। ऐसी महिलाओं को दिल से नमस्कार है और नमन है और आज के समय में सभी को इन कहानियों के बारे में जानना चाहिए जो कि जीवंत उदाहरण है और अपने जीवन को एक खूबसूरत दिशा देनी चाहिए कि हम एक ऐसे देश के निवासी हैं जहां पर हमारे देश में ऐसी महिलाओं का जन्म हुआ। इसी कड़ी में एक नाम है उषा मेहता जी का, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन की सीक्रेट रेडियो ऑपरेटर के नाम से मशहूर हैं। बहुत से लोग इनके नाम से परिचित भी नहीं होंगे। ये वही स्वतंत्रता सेनानी है जिन्हें गुप्त रूप से कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए जाना जाता है। इनका जन्म 25 मार्च 1920 को गुजरात राज्य में सूरत के पास सरस गांव में हुआ था। इन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आजादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई थी और इन्होंने मात्र 8 साल की उम्र में साइमन कमीशन के खिलाफ सबसे पहला प्रदर्शन जो था इनके जीवन का उसमें भाग लिया था। और ये इन्होंने स्वयं अपने एक इंटरव्यू में बताया हुआ है कि नमक सत्याग्रह के दौरान वह अपने घर में समुद्र का पानी लाती थी और उससे नमक का उत्पादन करती थी।
इनके पिता इस तरह के आंदोलन में उनकी भागीदारी के आलोचक थे, क्योंकि वे ब्रिटिश शासक के न्यायाधीश के पद पे थे। तो आप कल्पना करिए कि पिताजी न्यायाधीश के पद पर थे और पुत्री किस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ कार्य कर रही थी। उषा मेहता जब छोटी थी तो वे शराब की दुकानों के सामने विरोध करती थी। साथ ही वे जेल में बंद लोगों के लिए एक संदेश वाहक का भी काम करती थी, जो कि ब्रिटिश कार्यकाल में देश के साथ देने की वजह से जेल में बंद थे। और साल 1939 में उषा मेहता ने मुंबई के विल्सन कॉलेज में दर्शन शास्त्र में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। शिक्षा दीक्षा भी बहुत अच्छे तरीके से ली। हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा के बाद ही उन्होंने अपनी पढ़ाई बंद करने और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने का फैसला ले लिया। इस तरीके से 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एक सत्र में डॉक्टर उषा मेहता को महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा दिए गए भाषणों की जानकारी थी और उन्होंने इन भाषणों ने ही उन्हें एक रेडियो स्टेशन बनाने और दुनिया तक समाचार को पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। और इन्हें पूरा विश्वास था कि अपने देश की घटनाओं को दुनिया के लोगों तक पहुंचाने के लिए रेडियो काफी मददगार साबित होगा, जो कि एकमात्र साधन था उस वक्त। उनका मानना था कि रेडियो उन्हें उनकी बात रखने का अवसर जरूर देगा। तो उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ में 14 अगस्त 1942 को पहली बार कांग्रेस रेडियो की घोषणा की और ब्रिटिश अधिकारियों की कड़ी निगरानी के बावजूद भी उन्होंने रेडियो के जरिए ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय लोगों पर किए गए अत्याचारों की सूचना देना जारी रखा। अब इनका जुझारूपन देखिए कि इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लगभग 7-8 बार रेडियो स्टेशन बदले। 12 नवंबर 1942 को जब वह गिर गांव से एक शो होस्ट कर रही थी, तब पुलिस ने उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। इन्हें भी किया और इनके सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया। इसके बाद उन पर 5 हफ्ते तक विशेष मुकदमा चला और उन्हें 4 साल जेल की सजा सुनाई गई। फिर 1946 में उन्हें जेल से रिहा किया गया। जेल में डॉक्टर उषा मेहता को ब्रिटिश सरकार ने अपने साथियों के बारे में जानकारी देने के बदले विदेश में पढ़ने का प्रस्ताव दिया कि आप जानकारी दे दीजिए, हम आपको विदेश में पढ़ने का अवसर देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपने साथियों से जुड़ी किसी भी जानकारी का खुलासा नहीं किया और उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से गांधीवादी विचार पर पीएचडी की। उसके बाद राजनीतिक विज्ञान पढ़ाने के लिए वापस विल्सन कॉलेज चली गईं। वे गांधी पीस फाउंडेशन की अध्यक्ष भी रहीं और उषा मेहता ने स्वतंत्रता के बाद भारत के बारे में अपने विचारों को नवीन जोशी द्वारा संकलित फ्रीडम फाइटर्स रिमेंबर नामक किताब में बताया। इस किताब में उन्होंने अमीर और गरीब के बीच में सत्ता के विभाजन के बारे में बात की और साल 1998 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके बाद 11 अगस्त 2000 को डॉक्टर उषा मेहता का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। किंतु हम देश की आजादी के लिए उनके जोश, उनके उत्साह, उनके साहस और उनके योगदान को कभी नहीं भूल सकते और हम सभी को उनसे प्रेरणा लेकर के कुछ ना कुछ देश के लिए अपनी तरफ से करने की कोशिश करनी चाहिए, जो हमारे देश के काम आ सके। इतिहास में हम जिन्हें मैडम कामा के नाम से जानते हैं, इनका पूरा नाम भीखाजी रुस्तम कामा था और इनका जन्म 24 सितंबर 1861 को मुंबई में हुआ था। हालांकि ये बहुत ही शिक्षित और धनाढ्य परिवार में इनका जन्म हुआ था, तो काफी इनका जो घर का वातावरण था, काफी इनको सुविधाओं से इनका पालन पोषण और बहुत ही अच्छे माहौल में हुआ। इनकी बुद्धि काफी तेज थी और इन्होंने अंग्रेजी भाषा पर अपनी कमांड बहुत ही जल्दी अच्छी कर ली थी और इनका जो शिक्षा जितना थी वो भी एक अंग्रेजी वातावरण में ही की गई थी। लेकिन इनके दिल के अंदर भारत के प्रति सच्ची निष्ठा और सम्मान था और इनका विवाह भी सामाजिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध ब्रिटिश वकील रुस्तम के.आर. कामा के साथ में हुआ था। तो हम यहीं से समझ सकते हैं कि जब ब्रिटिश वकील थे तो किस तरीके का आपस में सामंजस्य रहा होगा। हालांकि दोनों ही समाज सेवा के लिए समर्पित थे, लेकिन विचार दोनों के काफी अलग थे क्योंकि व्यवसायिक रूप से दिशाएं अलग थी। इनके पति रुस्तम कामा उनको अपनी संस्कृति को महान बताते थे, जबकि मैडम कामा भारतीय संस्कृति को अधिक महत्व देती थी। किंतु वह कर्मचारी ब्रिटिश सरकार के थे, वो उन्हें महान बताते थे। तो वैचारिक भिन्नता के बाद इसका प्रभाव उनके निजी जीवन पर भी पड़ने लगा और धीमे धीमे पति पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट भी आई। किंतु ये अपने कार्य निस्वार्थ भाव से सामाजिक कार्यों में ये लगी रहीं और जब प्लेग की बीमारी हिंदुस्तान में फैली तो कई जगह जा करके इन्होंने अपना जितना सहयोग दिया जा सकता था इन्होंने दिया और सहयोग देते देते ये स्वयं भी प्लेग की चपेट में आ गई। तो इनके परिवार ने जब हिंदुस्तान में इनकी हालत इतनी खराब हो गई और मुंबई में ये ठीक नहीं हुई तो विदेश इनको इलाज के लिए भेजा, यूरोप भेजा और वहीं पर इनकी फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड समेत
तमाम देशों की इन्होंने वहां पे यात्रा की और उसी यात्रा के दौरान भारत की आजादी के लड़ रहे तमाम भारतीयों के संपर्क में वो वहां पर आई और वह उनसे इतनी अधिक प्रभावित हुई कि उन्होंने फिर खुद को पूरी तरह देश की आजादी की लड़ाई में समर्पित करने का फैसला कर लिया। इस प्रकार भारत की वीरांगना मैडम कामा ने महान सामाजिक कार्यकर्ता दादा भाई नौरोजी के यहाँ सेक्रेटरी के पद पर ईमानदारी से उन्होंने काम किया। इसी दौरान भारत के महान क्रांतिकारी वीर सावरकर, हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा के संपर्क में आई और लंदन में रहते समय मैडम कामा ने यूरोप के भारतीय युवकों को इकट्ठा किया और देश की आजादी प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित किया और क्रूर ब्रिटिश हुकूमत के बारे में जानकारी दी। इस तरीके से इन्होंने मिलकर के कुछ क्रांतिकारी रचनाएं भी लिखी और रचनाओं के माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावनाएं भी जागृत करने का प्रयास किया। इस तरीके से तन मन धन से ये पूरे तरीके से समर्पित रही, किंतु अंग्रेजों से आजादी पाने के लिए जो इनका समर्पण था, साथ ही अपने ओजस्वी और प्रभावशाली जो इनके भाषण थे, इससे इन्होंने लोगों के अंदर आजादी को पाने की एक अलग जगाई। वहीं मैडम कामा की इन गतिविधियों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने उनके भारत वापस लौटने पर रोक लगा दी और इनकी संपूर्ण संपत्ति पे जो भारत पर थी उसको जब्त कर लिया पूरी तरीके से। फिर उन्होंने क्या किया कि भारतीय क्रांति की जननी के रूप में प्रसिद्ध मैडम भीखाजी कामा ने अपने क्रांतिकारी साथियों विनायक दामोदर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर के भारतीय संस्कृति को ध्यान में रख करके भारतीय ध्वज की डिजाइन तैयार की और साल 22 अगस्त 1907 में जर्मनी में हुई इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भारत का पहला तिरंगा झंडा फहरा करके इतिहास रचा था, जो कि बहुत ही साहसिक कार्य थे। और आपको बता दें कि इस तिरंगे में केसरिया, हरे और लाल रंग के पट्टे थे और केसरिया रंग की विजय का प्रतीक, हरा रंग साहस उत्साह, जबकि लाल रंग शक्ति का प्रतीक है, हम जानते हैं। और इनके तिरंगे में 8 कमल के फूल थे, जो कि मैंने अपने पिक्चर में भी दिखाया है, और भारत के 8 राज्यों के प्रतीक थे। इस तिरंगे में के मध्य में देवनागरी लिपि में वंदे मातरम भी लिखा हुआ है। इस तरीके से इन्होंने अपने अटूट योगदान का परिचय दिया और भारतीय ध्वज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति भी दिलवाई। और इनके द्वारा किए गए संघर्ष और महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारतीय डाक ने 1962 में उनके सम्मान के नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया था। यहाँ तक कि उनके सम्मान में इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी जहाजों के नाम उनके नाम पर रखे थे। इनके नाम पर भारत में कई सड़कों के नाम भी रखे गए हुए हैं। इस तरीके से इनके विचार अपने पति से मेल नहीं खाते थे और उनके मन में बचपन से राष्ट्रप्रेम में देशभक्ति की भावना निहित थी, तो पारिवारिक जीवन उतना अच्छा इनका नहीं रहा। और भीखाजी रुस्तम कामा ने देश के हित में काम करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी दादा भाई नौरोजी के यहाँ सेक्रेटरी के पद पर काम किया और भारतीय क्रांति की माता के नाम से भी ये विख्यात हैं। और इनके तिरंगे को पहली बार मैडम कामा ने फहराया था, वो आज भी गुजरात के भावनगर में सुरक्षित रखा हुआ है। अब विदेश में रह करके भारत की आजादी के पक्ष में माहौल बनाने वाली भारत माता की सच्ची वीरांगना मैडम भीखाजी कामा जी जब अपनी वृद्धावस्थान के दौरान भारत लौटी, तभी 13 अगस्त 1936 को उनका देहांत हो गया और उनके मुंह से निकले आखिरी शब्द थे वंदे मातरम। इससे आप उनके हृदय में देश के प्रति प्रेम और सम्मान का अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या त्याग था, क्या समर्पण था, कितना संघर्ष था और किस तरीके से वीरांगनाओं ने उन सब चीजों का सामना करते हुए देश की सेवा करी है। इस तरीके से इनके अद्भुत योगदान को हम नहीं भूल सकते हैं और आज आजादी के उत्सव में हमें इनके जीवन के बारे में जानना, समझना और उससे प्रेरणा लेना अति आवश्यक है। हिंदुस्तान की पहली महिला कैप्टन के दौर पर पहचान जाने वाली लक्ष्मी सहगल जी, जिनका जन्म 24 अक्टूबर 1914 को हुआ था और वे सुभाष चंद्र बोस जी की आजाद हिंद फौज की पहली महिला कैप्टन थी, जिन्होंने आगे बढ़ करके रानी लक्ष्मी रेजिमेंट की कमांड अपने हाथ में ली थी। और इनकी पढ़ाई अपने जमाने में चेन्नई में हुई थी। इन्होंने मेडिकल में स्नातक किया था और मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद वो सिंगापुर में उनकी नौकरी मिल गई और वो वहां पर चली गई। किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनका सिंगापुर की नौकरी से मोह भंग हो गया। वे भारत लौट आईं और आते ही वे स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरीके से सक्रिय हो गईं। उन दिनों आजाद हिंद फौज की काफी चर्चा थी। तभी लक्ष्मी सहगल जी ने खुद आगे बढ़कर आजाद हिंद फौज में एक सेनानी की भूमिका निभाई और इसके पहले महिलाएं खुलकर सेना का हिस्सा नहीं बनती थी। ये एक अकल्पनीय सी बात थी कि महिलाएं सेना का हिस्सा बने, लेकिन कैप्टन लक्ष्मी सहगल जी ने आजाद हिंद फौज में बतौर पहली महिला सदस्यता ग्रहण की। साथ ही उनकी सक्रियता इस कदर बढ़ी कि उन्हें रानी लक्ष्मी रेजिमेंट की कमांडर बना दिया गया और आजाद हिंद फौज में ही डॉक्टर लक्ष्मी सहगल कैप्टन लक्ष्मी सहगल बन गई। इसके लिए उन्हें बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी।
क्योंकि आजाद हिंद फौज सीधे तौर पर अंग्रेजों से टक्कर होती। उसी दौरान लक्ष्मी सहगल को साल 1943 में अस्थायी आजाद हिंद सरकार की कैबिनेट में पहली महिला सदस्य के तौर पर शामिल कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। उन्होंने खुलकर महात्मा गांधी के स्वदेशी अभियान का समर्थन किया। अंग्रेजों भारत छोड़ो में भी महात्मा गांधी के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, लेकिन उनकी अपनी आजाद हिंद फौज सेना अंग्रेजों से हार गई थी और आजाद हिंद फौज की हार के बाद अंग्रेज ऐसे हर आदमी को ढूंढना शुरू किया उन्होंने, जिन्होंने उनकी सरकार की नाक पर दम किया था। इसी दौर में अंग्रेजों ने लक्ष्मी सहगल जी को 4 मार्च 1946 को हिरासत में लिया और बाद में उनको रिहा कर दिया गया। किंतु लक्ष्मी सहगल जी ने कर्नल प्रेम सहगल से भारत की आजादी वाले शादी करी और आजादी के बाद वो उत्तर प्रदेश के कानपुर आई और खुद को समाज सेवा में समर्पित कर दिया। लक्ष्मी सहगल जी ने डॉक्टरी की पढ़ाई की थी और डॉक्टर रही भी थी। इसलिए भारत की आजादी के बाद उन्होंने गरीबों दबे कुचलों का इलाज शुरू किया और कहते हैं कि अपनी मृत्यु 23 जुलाई 2012 में 15 दिन पहले तक उन्होंने लोगों का इलाज किया। वाम दल ने लक्ष्मी सहगल को भारत के राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया और 1998 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था और उन्हीं की बेटी सुभाषनी अली सहगल लेखिका है और आज की डेट में वह सक्रिय है राजनीतिक तौर पर। तो किस तरीके से बहुत ही पढ़ी लिखी महिलाएं, बहुत ही धनाढ़ परिवार की महिलाएं, जिन्हें हिंदुस्तान की दास्तां स्वीकार्य ही नहीं थी और जो जहां था जिस तरीके से था, हर किसी ने अपना एक अद्भुत सहयोग दिया, जिन्हें जानना और जिनकी जीवन के योगदान के विषय में हमें गहराई से समझने की आवश्यकता है। यदि हम अपने इतिहास को याद नहीं रखेंगे, हमको आजादी कैसे मिली, हम उस चीज को नहीं जानेंगे तो हम आजादी का मूल्य कभी नहीं समझ पाएंगे और जिस चीज के मूल्य को हम नहीं समझ पाते हैं, हम कभी भी उसके साथ में सकारात्मकता के साथ में और उसके एक उद्देश्य को पूरा करने के तौर पर हम जीवन को नहीं जी पाते हैं। तो हमें अपने देश से वो प्रेम होना चाहिए और अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्यों को हम सभी को जहां भी है रहते हुए उसे निभाना चाहिए, क्योंकि यह आजादी इतनी आसानी से हमें नहीं मिली है जिसकी हवा में आज हम सांस ले रहे हैं। जो महत्वपूर्ण नाम मेरे जहन में आए और उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, अतुलनीय योगदान है नीरा आर्या जी का। यदि हम बात करें तो नीरा आर्या जी बहुत ही साहसी महिला थी और ये सुभाष चंद्र जी बोस के साथ ही आजाद हिंद फौज में सिपाही हुआ करती थी। वे झांसी रेजिमेंट की मुख्य सिपाही थी। इसके साथ इनके भाई भी आजाद हिंद फौज में शामिल थे और इनका नाम नीरा नागिनी के नाम से भी मशहूर थे। आज हम इनके नाम को भूल गए हैं, हम नहीं जानते हैं कि कौन है, लेकिन नीरा एक अत्यंत साहसी, वीर, स्वाभिमानी और देशभक्त महिला थी। इन्होंने देश के आगे अपने जीवन के विषय में कुछ भी नहीं सोचा। यदि इनके जन्म की बात करें तो 5 मार्च 1902 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में इनका जन्म हुआ था और इनके पिताजी उस समय के प्रतिष्ठित सेठों में से थे, बहुत बड़े व्यापारी थे और ये बचपन से ही बहुत तेज रही। बहुत तरीके की भाषाएं इनको बोलनी आती थी। इन्हें हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली सभी भाषाओं में अच्छी पकड़ थी। अन्य भाषाएं भी ये बोल सकती थी। इनके अंदर इतनी ज्यादा प्रतिभाएं थी कि जिनकी जितनी भी तारीफ करे वो कम है। लेकिन इनके साहस के साथ बुद्धिमानी इनमें कूट कूट करके भरी हुई थी, इसलिए वो आजाद हिंद फौज की सबसे पहली जासूस बनी। और नीरा आर्या निडर होकर के अपना काम करती थी, इसलिए उनको आजाद हिंद फौज का सबसे पहला जासूस होने का गौरव मिला है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि खुद सुभाष चंद्र बोस ने उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने हाथों से सौंपी थी। उन्होंने अंग्रेजों की जासूसी अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर के करी थी, जिनमें सरस्वती राजमणि, मानवती आर्या और खुद सुभाष चंद्र बोस जी शामिल थे। यदि हम इनके विवाहित जीवन के विषय में बात करें तो धनाढ़ सेठ की पुत्री थी, तो इनका विवाह भी पेशे से जो अंग्रेजी की सेना में सीआईडी इंस्पेक्टर थे श्रीकांत रंजन जी के साथ में हुआ और उन्होंने श्रीकांत के साथ साजिश करी कि वे जासूसी करेंगे तो नेता सुभाष चंद्र जी बोस को जान से ये मार देंगे। ये जिम्मेदारी उनको अंग्रेजों की तरफ से मिली थी कि यदि कुछ भी सुभाष चंद्र बोस की तरफ से पता चले, क्योंकि पत्नी है एक ब्रिटिश अधिकारी की, तो कुछ फायदा होगा। तो नीरा आर्या जी जो देश के लिए हमेशा जान देने के लिए तैयार रहती थी, एक बार जब नीरा के पति ने जासूसी करते हुए नेताजी का पता लगा लिया वे कहाँ हैं, तो इन्होंने उन पर ही गोलियों की बौछार कर दी। और नेताजी उस समय जब नेताजी पर गोलियों की बौछार की गई और क्योंकि इनका पति इस बात का पीछा कर रहे थे, तो उस वक्त तो नेताजी बच गए। लेकिन जब यह बात नीरा जी को पता चली तो उनके पति ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मारने की कोशिश की है, तो इन्होंने स्वयं अपने पति की चाकू से हत्या कर दी, क्योंकि इनके अंदर यह था कि मुझे देश के लिए कुछ करना है और जो देश का रक्षक नहीं है, देश के साथ नहीं है, मैं उसके साथ नहीं हूं।
तो नीरज जी के देशभक्ति का पता इसी बात से चलता है कि देश के आगे उन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं समझा, यहाँ तक कि अपने पति की गलती की भी सजा उन्होंने उनको दी। इसलिए पति की हत्या के आरोप में इनको काला पानी की सजा हुई। इसके बाद इनको सेलुलर जेल से अंडमान में भेज दिया गया। उनको जेल में बहुत यातनाएं दी गई, इनके स्तन तक काटे गए कि इनको इतना प्रताड़ित किया जाए कि किसी तरीके से सुभाष चंद्र बोस जी का ठिकाना ये बता दें, किंतु ये नहीं टूटी और इन्होंने उनके ठिकाने का पता नहीं दिया। इस दौरान बाकी कैदियों को तो रिहा कर दिया गया, लेकिन इन्हें जेल में ही बंद रखा गया और जेल से आजाद करने का लालच भी अंग्रेजों द्वारा दिया गया कि आप किसी तरीके से मदद कीजिए और सुभाष चंद्र बोस जी का ठिकाना हमें बता दीजिए। किंतु इन्होंने अपनी जुबान नहीं खोली और इस बात का जवाब देते हुए बोले कि नेताजी हमसे जिंदा हैं क्योंकि वो मेरे दिल में रहते हैं। इस बात से अंग्रेजों का आतंक बहुत बढ़ता चला गया और बहुत गुस्से में आए और बोले हम तुम्हारा दिल ही निकाल लेंगे, और इतना बुरी तरीके से उनका व्यवहार किया कि शायद उसकी कल्पना भी आप करेंगे तो आप विचलित हो जाएंगे, क्योंकि उनके ब्रेस्ट तक काट देने का आदेश दे दिया गया। नीरा के साथ ये बर्ताव सुनते ही दिल दुखी हो जाता है कि जेलर की यातना यहीं तक नहीं रुकी। उन्होंने नीरा की गर्दन पकड़ करके बोला तुम्हारे शरीर के 2 टुकड़े करूंगा और उनको अलग हिस्सों में कर दूंगा। किंतु वो इतनी साहसी महिला थी, उन्होंने सारी पीड़ा बर्दाश्त करी, सारे जितना उनको यातना सहने करनी पड़ी उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने जीवन न छोड़ा बल्कि जोश के साथ आगे बढ़ी। और आजादी, जब देश आजाद हुआ और यह आजाद हुई तो हैदराबाद में रहने लगी और बाद का जीवन बहुत ही कष्ट में बीता। फूट बेच करके उन्होंने अपनी जिंदगी बढ़ाने लगी। उन्होंने सरकारी पेंशन तक स्वीकार नहीं करी और एक छोटी सी झोपड़ी भी उनकी तोड़ दी गई थी क्योंकि वह सरकारी जगह में बनी हुई थी। तो ये बहुत ही विडंबना है, बहुत ही अफसोस की बात है कि जो देश के लिए कुर्बान हो गए, कहीं ना कहीं बाद में जब देश आजाद हुआ तो उनको वह कद्र, वह सम्मान उन्हें नहीं मिला। तो मेरा उद्देश्य केवल ये है, इतना सा है कि जिनका अद्भुत अतुलनीय योगदान है, जो अकल्पनीय है, जो आज के डेट में सोच करके भी हम सिहर जाते हैं, यदि वही नाम खो गए हैं इतिहास से तो हमें उन्हें उठाना चाहिए, हमें उन्हें जागृत करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। हम जहां पर हैं, हम जिस जगह पर हैं, हमें अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए और हमें जानना चाहिए कि ये आजादी जिसका हम कहीं ना कहीं उल्लंघन करते हैं, बहुत से लोग ऐसा उल्लंघन करते हैं, देश में अशांति का वातावरण उत्पन्न करते हैं क्योंकि अब देश आजाद हो चुका है। हम उसे धर्म के रूप में बांटने की कोशिश करते हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से लोगों के दिल में जगह बना सकें। तो आपको जानना चाहिए कि जब हम आजाद नहीं हुए थे तो हमारे देश में धर्म नाम की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि हम उसमें विभाजित हों। हम सब एक थे, हम एक हिंदुस्तानी थे, हमारा धर्म एक था, हमारी जाति एक तरीके से एक थी क्योंकि हमारा उद्देश्य एक था। तो वह जो उद्देश्य हमारा उस वक्त था, एक संकल्प था, उसी संकल्प के आधार पर हमें अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए और हमें जानना चाहिए। आप जब तक इन परिचयों से परिचित नहीं होंगे जो कि अद्भुत हैं, तब तक आप अपने देश को नहीं जान पाएंगे और अपने आप को उतनी अच्छी दिशा नहीं दे पाएंगे। तो यह मेरा एक छोटा सा प्रयास है और मैंने पिरोने की कोशिश की है। इसमें अनगिनत नाम छूटे हुए हैं जो कि संभव नहीं है एक साथ सारे नामों को पिरोना, किंतु जितना मुझसे हो सका है उतना मैंने आप तक प्रस्तुत करने की कोशिश की है और मैं जरूर चाहूंगी कि आप वक्त निकाल करके इनके बारे में जानने की कोशिश करें और नेक्स्ट जनरेशन को भी इसके बारे में बताने की कोशिश करें, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी जो है बहुत ही नाजुक हो चुकी है। इन संघर्ष की कहानियों को जानना चाहिए, बहुत ही जल्दी लोगों की हिम्मत, साहस दम तोड़ देती है। तो जब तक आप इन संघर्षों के बारे में नहीं जानेंगे, अब बहुत कुछ छूट चुका होगा आपसे। इसी के साथ ही अब मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और आप आज की शाम हिंदुस्तान की आजादी दिवस के नाम मेरी तरफ से आप सबको आजादी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदे मातरम, जय हिंद।